गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया था और इंट्रोडक्टरी बातें हमने की थी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। आज हम यहाँ पर दो जो टूल्स हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट कहने का मतलब होता है चेंज्ड, जो नेचुरल है उसमें आपने कुछ चेंज कर रखा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आपका लिंक लाइगेज एंजाइम होता है लिंकेज के लिए, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, वेक्टर है, होस्ट है, सो दीज आर द टूल्स फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इनके बारे में बात करेंगे। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो एंडोन्यूक्लियस होंगे या वो एक्सोन्यूक्लियस होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आज जो हम लोग बात थोड़े सी इसमें इसी को रिलेटेड लेकर करेंगे, उसकी वो बात है रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब आपको ये समझना है कि जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है ये है क्या और इसे किसने फाइंड आउट किया। दो साइंटिस्ट थे, लेन एंड आर्बर। लेन एंड आर्बर वेर द टू साइंटिस्ट who first of all told about the restriction modification system in 1963, ठीक है। इन्होंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व किया और दुनिया को बताया, ये समझिए। इन्होंने देखा कि जो ई कोएली बैक्टीरिया होता है, आपको मालूम है कि एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाजेस, जिसे हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाजेस। तो बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर स्पेशली अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं वो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि ई कोएली के ऊपर जब बैक्टीरियोफाजेस का अटैक किया गया तो दीज ई कोएली बैक्टीरियाज एबल टू प्रोटेक्ट themselves from bacteriophages. They able to protect themselves from bacteriophages, and this was because they have got a defense mechanism. ये ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि इनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म था और इसी डिफेंस मैकेनिज्म के कारण इन्होंने अपने आप को बैक्टीरियोफाजेस से बचा पाए। और इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो यदि ये किसी और बैक्टीरिया के अंदर होगा तो उसके ऊपर भी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो एक बात समझ में आया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ई कोएली बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपने आप को बैक्टीरियोफाजेस से प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसके लिए जो एक स्पेशल मैकेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व है वो है उसका डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, इसमें ऐसी क्या चीज़, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके कारण जो बैक्टीरियोफाजेस हैं उससे ये ई कोएली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट हैं,
इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इट हैज़ टू कंपोनेंट। पहला जो कंपोनेंट है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरा है आपका मिथाइलेज। दूसरा कौन सा है? मिथाइलेज। तो ये जो दो कंपोनेंट होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया कि दे बिलोंग्स टू ए ग्रुप कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियस को। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द डीएनए फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। They are responsible for what? They are responsible for cutting the DNA from a particular point or a precise point. ठीक है, तो ये जो और वो बेसिकली जो प्रिसाइज पॉइंट होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहाँ से ये इसको कट करता है। और इसी कारण से हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, अब सवाल ये मिथाइलेज क्या होता है? देखो, ये मिथाइलेज एक एंजाइम, एज जिसके लास्ट में लग गया, बार बार मैंने आपको यही बात बताया, कहीं भी याद रखना, जिसके लास्ट में एज लग गया वो एक एंजाइम है। तो मिथाइलेज, तो ये एक एंजाइम है जो क्या करता है? इट ऐड मिथाइल ग्रुप, इट ऐड, नाम से ही क्लियर होगा आपको, इट ऐड मिथाइल ग्रुप टू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? दैट शुड बी हैविंग मोर देन 5 नाइट्रोजनस बेसेस एंड व्हेन यू आर स्टडिंग देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इट शुड बी सेम। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ रहे हो या राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़ रहे हो, यदि उनके सीक्वेंसेस सेम हैं और एक ही जैसा पढ़ा जा रहा है तो उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली मिथाइलेज के। तो मिथाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। और इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? जो आपके बैक्टीरियल जीनोम होता है, ठीक है, या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं जिसका काम होता है डीएनए को कट करना, दे विल नॉट एबल टू हार्म द जीनोम। तो इसके बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया एंड ड्यू टू दिस restriction enzyme, due to this restriction enzyme do not able to harm the बैक्टीरियल जीनोम। तो बैक्टीरियल जीनोम को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जब नुकसान नहीं पहुंचेगा तो जैसा वो है वैसा ही रह जाएगा, उस पर उस बैक्टीरिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क किया। ठीक है, अब सवाल ये है, एक तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, दूसरा मिथाइलेज के बारे में पढ़ लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज आपको देखना है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किस तरीके से हम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहाम फर्स्ट, हिंद सेकेंड। ठीक है, तो ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नेम हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि इन्हें हम कैसे लिखते हैं। इसमें आपको मैंने इसमें जो हिंद सेकेंड है, हिंद सेकेंड इज़ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज विच वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, ये
फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम which was discovered, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता ये तो हमने यहाँ देख लिया था, और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इस चीज़ को देखा था। तो हम लोग बात कर रहे थे इस नेमिंग की। अब देखिए इसमें नेमिंग का क्या तरीका है पहले समझिए। जब हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दैट इज फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनोम, दैट इज फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनोम। इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हिंद सेकेंड जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसका फर्स्ट लेटर है H। तो जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से हमने इसको सेपरेट आउट किया है उसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इसका नाम क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट लेटर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो हमेशा कैपिटल होगा, कैपिटल होगा और वो बैक्टीरियल जीनोम का होगा। तो आपको मालूम है कि जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड आता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पीसीज़। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो बैक्टीरियल जीनोम का होगा और वो हमेशा कैपिटल लेटर का होगा। अब क्योंकि हमने इसको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से लिया है तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई का जो जीनस है वो हेमोफिलस है, तो इसमें H पहला लेटर है तो इसे हम लेंगे और यहाँ पे हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो सेकेंड एंड थर्ड लेटर है, जो नेक्स्ट टू लेटर्स हैं सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जो सेकेंड एंड थर्ड लेटर है उसमें क्या करेंगे, वो सेकेंड एंड थर्ड लेटर विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ के जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं उनको हम लेते हैं। तो इसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई में जो सेकेंड वर्ड है, ठीक है, इन्फ्लुएंजाई जो कि स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसका फर्स्ट टू लेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टू लेटर हमने ले लिया IN। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नेक्स्ट टू लेटर्स होते हैं, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लेटर, वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो हमेशा स्मॉल में होंगे। ठीक है, जो थर्ड लेटर हो, जो फोर्थ लेटर होगा, जो सेकेंड थर्ड तो ये हो गया, जो फोर्थ लेटर होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे कि आपने जो पढ़ा है उसकी बात करते हैं, इससे पहले वाला जो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था उसमें आपने पढ़ा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और उस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था कि जो उसने बैक्टीरिया लिया था वो बैक्टीरिया था आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन थे, R स्ट्रेन था और S स्ट्रेन था। तो कोई भी जो बैक्टीरिया होता है उसके दो स्ट्रेन, उसके डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं। तो जिस स्ट्रेन से आपने, जो भी बैक्टीरिया का स्ट्रेन होगा उस स्ट्रेन को हम का फर्स्ट लेटर हम यहाँ पर एज ए फोर्थ लेटर यूज़ करते हैं। तो ये D स्ट्रेन का है तो यहाँ पर हमने एज ए D लिख दिया, तो ये हो गया आपका हिंद। इसके बाद जो लास्ट रोमन न्यूमेरिकल होता है, लास्ट रोमन न्यूमेरिकल होता है
last Roman numerical, so that specify the sequence of endonuclease from the bacteriophage, फ्रॉम द बैक्टीरिया. ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया होगा तो उसका जो सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, ठीक है, उस सीक्वेंस को रोमन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे ये सीक्वेंस सेकेंड था, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमेशा आपके ये 4 लेटर होंगे और एक रोमन न्यूमेरल्स होगा विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द सीक्वेंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन द बैक्टीरिया. जिस भी बैक्टीरिया से वो लिया जा रहा होगा उसमें जो सीक्वेंस होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो किस तरीके से हम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग करते हैं वो आपको अब समझ में आ रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो किस तरीके से काम करता है हमें ये देखना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे वर्क करता है. अब मैंने आपको बार बार कहा है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो होते हैं उन पे ये वर्क करता है. ये कहाँ वर्क करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे. एंड एज यू ऑल नो दैट दे बिलोंग्स ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है इनमें दे बिलोंग्स टू द 2 ग्रुप. वन ग्रुप इज एंडोन्यूक्लियस, इसमें जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे एक्ट करता है. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया जो भी हम बात कर रहे होंगे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोन्यूक्लियस. केवल आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द एंडोन्यूक्लियस. तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो वर्क करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे वो 2 तरीके से 2 ग्रुप को फॉर्म करता है. वन ग्रुप जो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का होता है वो इस तरीके से कट करता है कि 2 अनइक्वल एंड्स फॉर्म होते हैं, अनइक्वल एंड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, और उसमें एक शॉर्ट, 2 अनइक्वल है तो एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड होगा, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ, और एंड कर लो, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड एंड, और दूसरा क्योंकि एक शॉर्ट है तो दूसरा लॉन्ग होगा. ठीक है, तो इस तरीके से कट करता है. जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए सीक्वेंस है. ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच हैं तो ये एक यहाँ से कटा और दूसरे यहाँ से, तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो ये रहा और जो दूसरा टूट के निकल के अलग आया वो ये है. तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग रह जाता है तो अनइक्वल एंड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, और जो अनइक्वल एंड्स फॉर्म होते हैं दे आर स्टिकी इन नेचर, दे आर स्टिकी इन नेचर. तो इससे क्या होता है जो दूसरा स्ट्रैंड कट हुआ है वो आराम से इससे जुड़ सकता है. कॉमनली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो जो कट करते हैं डीएनए को तो उसमें अनइक्वल एंड्स को फॉर्म करते हैं. वो क्या करते हैं? अनइक्वल एंड्स को फॉर्म करते हैं जो कि स्टिकी नेचर का होता है और उसमें कोहेसिव फोर्स के कारण और एडिसिव फोर्स जो उसके जो नाइट्रोजनस बेसिस ओपन रहते हैं. ठीक है, तो वो कोहेसिव फोर्स के कारण उन्हें आपस में अटैच कर लेते हैं और वो आपस में ईजिली जुड़ जाते हैं. ठीक है, तो कॉमनली ये होता है. जो दूसरा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ
एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसमें क्या होता है, दे फॉर्म ब्लंट एंड्स। ये क्या फॉर्म करते हैं, ब्लंट एंड्स। तो ब्लंट एंड किसे कहते हैं, ब्लंट एंड। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो डीएनए में जब ये कट करेंगे तो इक्वल एंड्स को, यहाँ से ये पूरा कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से कट कर दिया। तो इस तरीके से यदि कट करता है कि कट होने के बाद दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, बोथ ऑफ देम बोथ द स्ट्रैंड्स आर कट फ्रॉम द सेम प्लेस, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट एंड इज कॉल्ड एज ए ब्लंट एंड, और वहाँ पर स्टिकी एंड फॉर्म नहीं होता है। तो जो लिंकर्स चाहिए यहाँ पर डीएनए को जोड़ने के लिए, दो मान लीजिए दूसरा डीएनए आता है, उसको जोड़ने के लिए आपको लिंकर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है उन जगहों पे डीएनए को जोड़ने के लिए। तो ये दो तरह के ग्रुप होते हैं एंडोन्यूक्लियस के। जब वो कट करते हैं, या तो वो अनइक्वल एंड्स में कट करेंगे या इक्वल एंड्स में। यदि अनइक्वल एंड्स में कट करेंगे तो वो स्टिकी एंड्स फॉर्म करता है, एंड दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, एंड वेरी इजीली द टू डीएनएस कंबाइन विथ ईच अदर। क्योंकि कॉमनली हमें जब एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ना होता है तो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों पे अप्लाई करते हैं, ताकि जो एंड्स प्रोड्यूस हों वो एक जैसे हों और उनको जोड़ना आसान हो जाए, ठीक है। जबकि जो दूसरा ग्रुप होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, उनमें व्हेन दे कट द डीएनए, दे कट देम फ्रॉम इक्वल एंड्स और सेम प्लेसेस, एंड ड्यू टू विच द ब्लंट एंड इज फॉर्म्ड, and which is joined with another DNA with the help of linker DNA. They do not combine with themselves. So these are the different groups of endonuclease and how they are working. ये आपको अब समझ में आना चाहिए। और इसमें मैंने आपको बता दिया सबसे कॉमन कौन सा टाइप है, अनइक्वल एंड्स फॉर्म करने वाला। अब जैसे मान लीजिए ये ATGC TACG, ठीक है, तो ये यहाँ जो दूसरा एंड कट होगा तो वो भी इसी तरीके से कट होगा, तो उसके एंड्स को यहाँ जोड़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इफ़ दे आर अनइक्वल एंड्स। और वहाँ पे स्टिकी एंड होने के कारण एक कोहेसिव फोर्स भी डेवलप हो रहा होता है जो एक दूसरे को ज्वाइन करने में ये मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम यहीं पे इस टॉपिक को छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंडोन्यूक्लियस, हाउ दे वर्क, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉकिंग अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट विच इज़ डन बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, उसके बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपको समझ में आना चाहिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये चैप्टर्स जो हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछिए, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तब जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे। 2-3 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड देयर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर, लेकिन मेनली बच्चे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पढ़िए, नोट्स मैं आपको भेज दूंगा साथ में इसके, उसे पढ़िए। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इससे आपको याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे बाइंड करता हूँ। थैंक यू।